के हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के अब हम रिवीजन करेंगे। और जहाँ पर अंडरलाइन है वो चीज़ें मेन हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि दो तरह के एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसे अभी कोविड पीरियड चल रहा है तो हो सकता है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हो, और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको जो है क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप उसे गूगल मीट ऑन करके सॉल्व करके भेजें। तो दोनों में से जो भी चीज़ हो, लेकिन हमें पूरा रिवीजन करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी बातें हर चैप्टर में बहुत विशेष रूप से पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। तो पहला चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। हमको चूँकि इसमें 1000 ईयर की हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में, आप जो इसके वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसको पास्ट में फॉरेनर माना जाता था? तो कोई भी स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, जो कि पार्ट नहीं होता था कल्चर का या सोसाइटी का, उसे फॉरेनर कहा जाता था। और इवन गांव के लोग जो होते थे, उस सिटी का कोई आदमी आता था तो उसको भी परदेसिया या फॉरेनर कहते थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ हमको ट्रू और फॉल्स लिखना होता है और देखना होता है कि वाकई में वो ट्रू है उस लेसन के हिसाब से या फॉल्स। जैसे पहला है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर पीरियड आफ्टर 7000। क्या 700 ईस्वी के बाद क्या हमको कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता? तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो 700 ईसा पूर्व के बाद के हैं। फिर है, मराठा जो थे वो अपने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इस पीरियड को देते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये बात सच है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे वो, उनको कई बार एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए राजा लोग भगा देते थे। फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब होता है जनजाति लोग जो होते थे। तो ये बात सही है। और सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने जो है आसाम, मणिपुर और कश्मीर को कंट्रोल किया। तो ये बात गलत है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बलबन ने किन चीज़ों को कंट्रोल किया था, ठीक है ना। तब ये आपकी ड्यूटी है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑनलाइन में भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, जैसे वो कौन सी जगह है जहाँ पर मानूस्क्रिप्ट को रखा जाता है? तो वो है आर्काइव। जो 14वीं सेंचुरी का क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर का मतलब होता है इतिहासकार, तो दो आपकी बुक में नाम दिए हैं। तो 14वीं सेंचुरी के जो थे वो गियासुद्दीन बरानी थे। और एक मिन्हाज सिराज का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। पर गियासुद्दीन बरानी के को 14वीं सेंचुरी का क्रॉनिकलर माना गया है। फिर कौन कौन सी जो क्रॉप्स थी वो सब कॉन्टिनेंट में आई इस 1000 पीरियड में? तो वो आई पोटैटो, कॉर्न, चिली और टी। तो ये आपको स्पेलिंग्स लिखने पड़ सकते हैं या वहाँ ऑप्शन में से दी होंगी तो उनसे आप देख करके लिख सकते हैं। फिर है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो जो ये पीरियड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत से लेकर के, तो वो पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी में, मतलब कौन कौन सी नई चीज़ें आई जिससे समाज में काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो उसमें सबसे पहले आया पर्शियन व्हील, जिसका पिक्चर अपन ने देखे थे। पर्शियन व्हील जो होता था कुएं से पानी निकालने के काम आता था। स्पिनिंग व्हील जो होता था वीविंग के काम आता था। और इन लोगों ने फायर आर्म, मतलब पहले तो केवल इसके पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो तलवारों से होती थी, लेकिन फायर आर्म जो था वो धीरे धीरे, मतलब जो आग से चलने वाले शस्त्र थे वो यूज़ होने लगे। फिर व्हाट वर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट, कौन कौन से रिलीजियस डेवलपमेंट हुए? तो नई डेटीज़, मतलब नए नए भगवानों की पूजा शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन टेम्पल हुआ बड़े रॉयल्टी के द्वारा, मतलब राजा लोग बड़े बड़े टेम्पल बनाने लगे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा और पृष्ठ के रूप में, क्योंकि टेम्पल ज़्यादा बन रहे थे, और वो डोमिनेंट ग्रुप के रूप में आने लगा। और भक्ति का आइडिया भी इसी समय में आया। और नए रिलीजन जैसे कि इस्लाम धर्म भी इसी समय में आया, ये 1000 पीरियड में। और कई लोगों ने पैट्रोनाइज किया इस्लाम धर्म को और उलेमास को। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
कौन से वेज थे जिसमें हिंदुस्तान का जो नाम है वो कैसे कैसे चेंज हुआ, मतलब किस तरह इतिहासकारों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अलग अलग एस्पेक्ट में किया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द जो है 13th सेंचुरी में, देखिए 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर कौन था अभी मैंने बताया था, जियासुद्दीन बरानी। और 13th सेंचुरी का कौन था, मिनार सिराज। तो इसने हिंदुस्तान शब्द को जो है वो पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया, जो दिल्ली सुल्तान का राज्य था उसके लिए, क्योंकि ये दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत काम करता था, हिस्टोरियंस था, तो इतिहासकार था। तो उसने किसको, जो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जो राज्य था उसी को बस हिंदुस्तान माना, पूरे को नहीं माना जो आज हम देखते हैं। फिर 13th सेंचुरी में साउथ जो था वो पार्ट नहीं था हिंदुस्तान का, केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो लैंड थे उनको वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। लेकिन 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने जो है वो हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति ने सबसे पहले हिंद शब्द का इस्तेमाल किया, तो अमीर खुसरो ये कवि भी थे और इतिहासकार भी। तो इन्होंने जो है इंडस रिवर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, अपन ने ये 6th में पढ़ा था, इंडिया का नाम इंडस रिवर के कारण, सिंध नदी के कारण, ठीक है, सिंधु नदी के कारण जो है हिंदुस्तान पड़ा। तो हिंद शब्द का इस्तेमाल करते थे ये इंडस रिवर के आसपास रहने वाले को 14th सेंचुरी में। फिर 16th सेंचुरी में जब बाबर का ज़माना आया तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द को कई चीज़ों के लिए यूज़ किया, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया। और इस तरह से जो है हिंदुस्तान शब्द पहले नैरो सेंस में यूज़ हुआ, फिर ब्रॉड सेंस में। तो ये सारी बातें, यदि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, और यदि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा या आपको गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिया गया ऑप्शन वाला, तो उसमें इन्हीं में से कुछ भी पूछा सकता है कि भाई मिन्हाज सिराज किस टाइम का क्रॉनिकलर था, तो वो आपको याद रहना चाहिए। या बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का कैसे प्रयोग किया, या अमीर खुसरो ने कौन से वर्ड का यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो जाति के जो मामले होते थे उनको कौन निपटाता था या उनको कौन सॉल्व करता था। तो चीफ्टन मतलब जाति का प्रमुख और जाति पंचायत उनको सॉल्व करती थी, और हर जाति के अपने अपने नियम होते थे, उनमें से कई नियम आज भी चलते हैं। फिर है पान रीजनल एम्पायर का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पान रीजनल एम्पायर का मतलब होता है जो लार्ज एरिया के जो एम्पायर थे, जो मतलब लार्ज एरिया के साम्राज्य थे, उनको पान रीजनल एम्पायर कहा जाता था। फिर है जैसे चोला डायनेस्टी के, खलजी के, तुगलक और मुगल के जो राज्य थे उनको पान रीजनल एम्पायर कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि पान रीजनल एम्पायर मतलब बड़े बड़े एम्पायर, ठीक है, ये वर्ड आ सकता है। फिर है कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हिस्टोरियन इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। जब हिस्टोरियन मतलब जो इतिहासकार थे, जब वो किसी के मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करते थे उनको क्या प्रॉब्लम होती थी, तो उनको वही प्रॉब्लम होती थी कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होता था और जिसकी कॉपी वाली मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, तो उसमें क्या होता था, अंतर आ जाता था। तो उनको बार बार या तो गैस करना पड़ता था मीनिंग को, या पुराने वाले मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 कि हिस्टोरियंस ने जो है पास्ट को, पुराने समय को कैसे डिवाइड किया पीरियड्स में और उनको क्या प्रॉब्लम आई। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे आपके बारे में हमको पढ़ना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने बचपन में क्या किया, फिर हम पढ़ेंगे कि जब आप बड़े हुए तो आपने क्या किया, फिर आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में क्या क्या किया। तो इस तरह से 3 भागों में हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, किसी व्यक्ति के जीवन को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। ऐसे हिस्टोरियंस जो होते थे वो किसी समय को, किसी राजा के समय को 3-4 भागों में डिवाइड करते थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो जो हिस्टोरियंस को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्योंकि चेंजेस होते थे, इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड बिलीफ जो थे उनमें लगातार लोगों के चेंजेस होते थे। सेकंड है कि पूरा इंटायर पीरियड को एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में रखना मतलब बहुत कठिन बात थी। जैसे मान लीजिए किसी राजा के
काम समय चल रहा है। अब हिस्टोरियन ने कहा कि भाई इस राजा का समय चल रहा है, पता चला कि वो दूसरे तीसरे दिन ही हार गया और नया राजा आ गया। तो इस तरह से क्या होता था, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये हिस्टोरियंस की प्रॉब्लम थी। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही कराया है कि कौन सा सोर्स था जो हिस्टोरियंस यूज़ करते थे अपनी स्टडी के लिए। तो वो लोग कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सुअल रिकॉर्ड को यूज़ करते थे। तो फर्स्ट लेसन में अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि यदि गूगल फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे तो जितने अंडरलाइन वाले हैं वो बनेंगे, और यदि ऑफलाइन होंगे तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको तैयार रखने पड़ेंगे। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान वाला जो क्वेश्चन है वो आपने देखा कि पहले 13 सेंचुरी, फिर 14 सेंचुरी, फिर 16 सेंचुरी। तो ऐसे अपन को पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 में, न्यू किंग एंड किंगडम में। सबसे पहले मैच द कॉलम। लेसन को आप अब पूरा मेरे उसमें बड़े वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार जो थे वो कहाँ पर थे, गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट वेस्टर्न दक्कन में। पाला जो थे वो पाल राजा जो थे वो बंगाल में, और चोल जो थे वो तमिलनाडु में। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो त्रिपार्टी स्ट्रगल था उनमें कौन कौन से 3 लोग थे। तो ये 3 लोगों के नाम अच्छे से याद रखना है। मैच द कॉलम आपसे जो है वैसा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में कौन थे, तो आपको याद होनी चाहिए बंगाल में पाल थे। तमिलनाडु में कौन थे, तमिलनाडु में चोल थे। ठीक है। वेस्टर्न डेक्कन में कौन थे, वेस्टर्न डेक्कन में राष्ट्रकूट थे। त्रिपार्टी स्ट्रगल किनके किनके बीच में था, तो अच्छे से याद रखिएगा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन लोगों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होते रहती थी। ये राजाओं के डायनेस्टी के नाम हैं। फिर कौन कौन से क्वालिफिकेशन थे, जब चोल एम्पायर था, मतलब चोल लोगों का जो साम्राज्य था, उसमें मेंबर बनने के लिए, कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ओनर ऑफ लैंड होना चाहिए था, मतलब व्यक्ति के पास लैंड होना चाहिए था, खुद का घर होना चाहिए था, 35 से लेकर के 70 के बीच उसकी एज होना चाहिए था, उसको वेदों का नॉलेज होना चाहिए था, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में वो अच्छा होना चाहिए था। तो ये क्वालिफिकेशन थे। तब वो लोग क्या होता था कि राजा की प्रशासनिक कमेटी में लोगों को शामिल करते थे। ठीक है। फिर व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट शहर थे जो चाहमनदास के कंट्रोल में थे। अब चाहमनदास कौन थे, ये अपन ने वहाँ पर पढ़ा था डिटेल में। तो वो थे दिल्ली और अजमेर। फिर है राष्ट्रकूट जो थे वो इतने पावरफुल कैसे हुए। तो राष्ट्रकूटों में आपको नाम याद रखना है दुंती दुर्ग का। दुंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट किंग था और उसने चालुक्य लोगों को हराया था। ठीक है। और फिर उसने क्या किया था, वो चूँकि ब्राह्मण था तो उसको छत्री बनना था, तो उसने हिरण्यगर्भ नाम का एक संस्कार कराया था और छत्री बन गया था, और अपने आप को उसने फिर पावरफुल किंग के रूप में स्थापित किया था। तो इस तरह से जो है राष्ट्रकूट मतलब बहुत पावरफुल बने उस टाइम पे। ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूटों का जो मतलब पावरफुल राजा था वो कौन था, क्या नाम था उसका। उसका नाम दुंती दुर्ग था। उसने छत्री बनने के लिए कौन सा संस्कार करवाया था, तो उसने हिरण्यगर्भ नाम का संस्कार करवाया था। फिर अब व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी डू टू गेन एक्सेप्टेंस। अब जो नई डायनेस्टी आती थी वो एक्सेप्टेंस के लिए क्या करती थी। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी राजा रहते थे वो सामंत को नियुक्त करते थे। सामंत का मतलब समझ लीजिए छोटा राजा किसी जगह का। फिर क्या होता था, वो जो सामंत था वो क्या करता था, मिलिट्री सपोर्ट, मतलब अपने पास एक सेना रखता था, और ये सेना फिर क्या करती थी, राजा को सपोर्ट करती थी। पर कई बार क्या होता था, ये लोग अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे और अपनी सेना अपने लिए यूज़ करने लगते। तो इस तरह से क्या होता था, वो अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है ना। अगला है व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क। तमिल रीजन में कौन कौन सा सिंचाई का काम इस समय में डेवलप हुआ इन राजाओं के समय में। तो कावेरी नदी से इन्होंने एक चैनल बनाया। ठीक है ना। फिर कुछ एरिया को डग किया गया मतलब खोदा गया, और बड़े बड़े टैंक बनवाए गए। एम्बैंकमेंट मतलब होता है नदी के किनारे का जो बांध टाइप का होता है ना, डैम समझते हैं ना आप, तो उसको एम्बैंकमेंट टाइप बोलते हैं। तो उसको फ्लडिंग को रोकने के लिए बनाया गया, और कैनल बनाई गई कावेरी रिवर में। और स्लुइस गेट मतलब होता है, आपने देखा होगा भदभदा डैम या कोई भी डैम में जब आप जाते हैं तो उसके गेट खुलते हैं, सुना है ना आपने, बांधों के
डैम के गेट खोले जाते हैं जब बहुत पानी भर जाता है, तो उसको स्लुइस गेट कहते हैं। मतलब उसको धीरे से एक विशेष टेक्निक से खोला जाता है। अब ऐसा तो नहीं कोई आदमी जाएगा और दरवाज़ा खोलेगा डैम का और बह ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक मशीन के माध्यम से उसको खोला जाता है, ठीक है। और फिर पानी देखिएगा बहुत सुंदर फिर डैम से निकल के बाहर आता है बहुत तेज़ी के साथ, और उससे बिजली भी बनती है। तो कैसे बनती है वो आप देखते रहिएगा बाद में। फिर आते हैं व्हाट वर द एक्टिविटीज़ चोला टेम्पल, जो चोल लोग टेम्पल बनवाते थे उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। तो वो सेंटर ऑफ सेटलमेंट होते थे क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग होते थे और क्राफ्ट प्रोडक्शन उनके सामने आसपास होता था। टेम्पल्स को लैंड भी दिया जाता था राजाओं के द्वारा, और ये जो लैंड का जो प्रोड्यूस था वो टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता था। प्रेस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, ये सब टेम्पल में अपॉइंट होते थे। और इस प्रकार से क्या होता था, टेम्पल के आसपास बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं, ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का हब कहलाता था। हब का मतलब होता है जहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और देखिएगा आपके सिलेबस में जितने चैप्टर आपके टीचर ने सजेस्ट किए हों उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। रिवीजन में, मतलब जैसे अभी हाफ ईयरली चल रहा है, फिर यदि ईयरली एग्ज़ाम में आपको बोला जाता है एनुअल एग्ज़ाम में, तो फिर उस हिसाब से आप इसको रिवीजन करिएगा। अब आते हैं हम दिल्ली सुल्तान्स में। तो पहला कौन सा जो राजा था जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली में इस्टेब्लिश किया था, तो ये नाम याद रखिएगा, ये थे अनंगपाल, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी के थे, तोमर राजपूत थे ये। फिर है लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तान के समय में कौन सी थी, तो दिल्ली सुल्तान के समय में लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। फिर है किसके रेन में, मतलब कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसके रेन में जो सल्तनत थी या जो साम्राज्य था वो सबसे दूर दूर तक फैल गया था, फारदर्स्ट एक्सटेंट हो गया था, तो वो थे मोहम्मद तुगलक। फिर किस कंट्री से इब्न बतूता आए थे, ये विदेशी ट्रैवलर आते थे और ये लोग क्या करते थे, बहुत अच्छा इतिहास लिखते थे। तो ये आए थे इब्न बतूता जो थे वो कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। और मोरक्को कहाँ है ये आप पता लगाइएगा, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप पता लगाइएगा कि मोरक्को कहाँ है। फिर है, हो सकता है ऑप्शन में मोरक्को नाम ना दिया हो, ठीक है ना, जैसे उन्होंने कहा भाई दिल्ली नाम नहीं दिया हो, इंडिया दिया हो, तो दिल्ली जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली इंडिया में ही है। तो ऐसे ही मोरक्को कहाँ है वो आप पता करिएगा। फिर सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था, और सर्कल ऑफ जस्टिस ये लोग ध्यान रखते थे, तो न्याय का सर्कल, तो उसके बीच में किसको मानते थे, तो ये लोग पीजेंट को मानते थे, ठीक है ना। और जितने भी सोल्जर्स थे उनको ये लोग कह देते थे राजा लोग कि वो जो है उनको सैलरी किसके कारण मिलती है, पीजेंट के कारण। पीजेंट मतलब किसान होता है। किसान लोग क्या होता था कि खेती करते थे और राजा को टैक्स देते थे, तो राजा क्या करता था, उसी टैक्स से सैलरी देता था। तो सर्किल ऑफ जस्टिस में सबसे मेन व्यक्ति कौन था, पीजेंट्स था, ठीक है। तो ये कहा जाता था कि यदि पीजेंट खुश रहेंगे तो बाकी सब लोग खुश रहेंगे। ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ऐसा मानते थे। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर दो सीमाएं होती थी, उनका क्या मतलब है, तो इंटरनल फ्रंटियर का मतलब होता था कि जो गैरिसन टाउन ये लोग बनाते थे, गैरिसन टाउन मतलब एक किला होता था, उसके अंदर पूरा एक टाउन बनता था। और हिंडरलैंड होता था जो किले से जो ज़मीन जुड़ी रहती थी जहाँ पर किसान लोग खेती करते थे, तो किले के अंदर क्या होता था, एक पूरा का पूरा टाउन टाइप का होता था, तो उसको गैरिसन टाउन कहते थे। और उससे जो ज़मीन लगी रहती थी उसको हिंडरलैंड कहते थे। फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर जो था वो सदर्न पार्ट था क्योंकि वहाँ पर इनका साम्राज्य ज़्यादा फैला नहीं था। फिर है व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तिज़, कौन कौन से एक्शन थे कि मुक्ति लोग अपना परफॉर्म अच्छे से करें। तो अब अपने दिमाग में आता है मुक्ति क्या है, तो देखिए दिल्ली सुल्तान के जो साम्राज्य था उसमें दो शब्द आपको ध्यान रखना है, मुक्ति और इक्ता। मुक्ति का मतलब समझ लो आप जमींदार, और इक्ता का मतलब होता है ज़मीन, तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इक्ता और इक्तेदार भी होता था जिसको जमींदार कहा जाता था। तो मुक्ति जो होता था वो कलेक्ट करता था टैक्स को, ये एक ऑफिसर टाइप का होता था मुक्ति, ठीक है ना।
तो मुक्ति जो थे मिलिट्री कैंपेन को लीड करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने एकता में, मतलब अपनी जहाँ उनको ज़मीन मिलती थी, राजा क्या करता था, इनको ज़मीन देता था, कहता था भाई इस जगह का या इस गांव का जो टैक्स है वो आप वसूल करोगे, तो आप यहाँ के क्या हो गए, मुक्ति हो गए, और वो गांव और वो जो ज़मीन है वो क्या हो गई, एकता हो गई। ठीक है ना। ऑफिस जो था वो इनहेरिटेबल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि यदि किसी का लड़का मतलब यदि किसी के पिताजी वहाँ पर हैं तो उसका बेटा भी वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं था। तो मुक्ति का जो पद था वो हेरिडिटरी नहीं था, इनहेरिटेबल नहीं था। उनको एकता दिया जाता था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, अकाउंटेंट उनके रखे जाते थे। तो 2 वर्ड याद रखिएगा, मुक्ति का मतलब क्या है, जमींदार टाइप का व्यक्ति, और एकता का मतलब क्या है, ज़मीन। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुक्ति करता क्या था, तो वो टैक्स कलेक्ट करता था। फिर मंगोल का इन्वेजन हुआ, मंगोल जो थे वो अटैकर्स थे, तो दिल्ली सल्तनत में जब उनका मतलब अटैक हुआ तो क्या हुआ, तो द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ने रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी इन लोगों ने बनाई। अलाउद्दीन ने न्यू गैरिसन टाउन बनवाया, ठीक है, सीरी नाम का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीरी नाम का जो टाउन था वो किसने बनाया था, गैरिसन टाउन, तो वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने एम्प्टीड किया रेसिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन देयर, उन्होंने क्या किया, कई टाउन को जो खाली कराया मंगोलों के कारण, और वहाँ पर सोल्जर्स को रखा, और सोल्जर्स को जो है बहुत मतलब अच्छा खाना देने के लिए, अच्छी पेमेंट देने के लिए कई तरह के टैक्स उन लोगों ने पीजेंट के ऊपर लगाए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को कैश देना शुरू कर दिया। पहले ये लोग एकता देते थे, ज़मीन देते थे कि टैक्स आप वसूल के और अपना पैसा निकालो, लेकिन फिर जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने सोल्जर्स को जो है वो ज़मीन देना बंद करके पैसे देना शुरू कर दिया। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये, यदि आपसे पूछा जाता तो ये पूरे 5 पॉइंट अपन को लिखना है, लेकिन अब अपन को इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान आएंगे कि सीरी किसने बनवाया था, सीरी नाम का गैरिसन टाउन, तो वो बनाया था अलाउद्दीन ने। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आर्थर ऑफ तारीख है, तारीख करके एक हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो उसमें क्या होता था कि जो तारीख के जो लेखक थे वो लोग ऑर्डिनरी वुमेन और वुमेन के बारे में नहीं लिखते थे, क्योंकि राजा के अंडर वो लोग काम करते थे, ठीक है ना, सुल्तान के अंडर वो लोग काम करते थे। फिर रजिया सुल्तान का नाम आता है, तो वो दिल्ली सल्तनत में उसका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान जो थी वो एक बहुत ही फेमस महिला के रूप में उभरी। तो क्या आज के समय में ऐसी कुछ फेमस महिलाएं हैं? तो आज के समय में भी कई महिलाएं फेमस हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जैसे प्रतिभा पाटिल हैं, अभी राष्ट्रपति रही हैं, सुषमा स्वराज तो अब नहीं रही, मीरा कुमार जो थी ये हैं, ये हमारे लोकसभा में थी, और मायावती रही हैं, और जयललिता रही हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये लोग सब कुछ थी और कुछ हैं अभी भी, तो ये सब फेमस महिलाएं हैं। वाई वर द दलित सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन, सॉरी दिल्ली सुल्तान जो थे वो इंटरेस्टेड क्यों थे कटिंग डाउन करने में फॉरेस्ट? तो वो लोग नए नए फॉरेस्ट को काट करके क्या करते थे, नए लैंड बना, मतलब लैंड बना करके और पीजेंट्स को देते थे, फोर्ट बनाते थे, टाउन बनाते थे। ठीक है। ट्रेड रूट, मतलब जो यात्रा करने वाले रूट थे उनको प्रोटेक्ट करते थे और उनकी सीमाओं की रक्षा करते थे, और क्विक मूवमेंट करवाना चाहते थे कि जल्दी से आर्मी आ जाए, तो इसलिए वो जंगल साफ करवाते जाते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये चीज़ दिल्ली सुल्तान जो है फॉरेस्ट इस चीज़ के लिए नहीं करवाते थे या इस चीज़ के लिए करवाते थे, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो लोग किन किन कामों के लिए, फोर्ट बनाने के लिए, आर्मी के मूवमेंट के लिए, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि पीजेंट्स को लैंड देने के लिए वो फॉरेस्ट को कटवाते थे। तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। और सेफ गार्ड करने के लिए अपने फ्रंटियर्स को और क्विक मूवमेंट करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट को जो है वो साफ़ करवाते थे। तो ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि क्या हमको पढ़ना है। अब अपन अगला लेसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है चैप्टर नंबर 4। तो ये है मुग़ल एम्परर के बारे में। तो अच्छा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पूरा इसका वीडियो देखिएगा बड़ा वाला।
तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैच द कॉलम आएगा कि मनसब का मतलब क्या होता था। जैसे अपन ने वहाँ एकता और मुक्ति पढ़े थे, तो यहाँ पढ़ेंगे अपन मनसबदार, जमींदार और जागीर, ये 3 शब्द अपन पढ़ेंगे मुगलों के में। तो मनसब का मतलब होता था रैंक, ठीक। मंगोल कौन था, तो उज्बेक नाम का एक मंगोल था। सिसोदिया राजपूत कहाँ रहते थे, तो वो लोग मेवाड़ में रहते थे, मेवाड़ राजस्थान में है। और राठौर राजपूत कहाँ रहते थे, वो मारवाड़ में रहते थे। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, दोनों राजस्थान में है, ठीक है। जो मीराबाई थी वो किन से थी, मेवाड़ से थी या मारवाड़ से थी, तो पता लगाइए कहाँ से थी। फिर नूरजहाँ किसकी पत्नी थी, जहांगीर की। और सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब मैच द कॉलम से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर का हाफ ब्रदर जो था, उसकी जो कैपिटल थी या उसकी राजधानी थी, या वो कहाँ रहता था, तो काबुल में रहता था। फिर 5 दक्कन सल्तनत जो थी, वो बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जो थी, ये 5 जो थी दक्कन सल्तनत थी जो मुग़लों के अंडर में आ गई थी। और जाट जो था वो मनसबदार की रैंक और सैलरी जाट से डिसाइड होती थी। जाट और सवार रहते थे इन लोगों के पास। मनसबदार का मतलब होता था जैसे जागीरदार होता था ना, तो वैसे ही मनसबदार होता था। तो मनसबदार के पास जाट और सवार होते, सवार मतलब घुड़सवार। तो उससे क्या होता था कि जाट से उसकी रैंक और सैलरी पता चलती थी। जाट का मतलब समझ लो कि उसके पास कितना कितना ज़्यादा मतलब सैनिकों का समूह है। और सवार का मतलब कितने घुड़सवार हैं, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता चलता था। अबुल फजल ने अकबर को किस चीज़ को फ्रेम करने में, तो अकबर क्या चाहता था, एक सुलह कुल करके नीति अपनाना चाहता था कि मतलब सभी धर्मों की लड़ाई ना हो, सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातें वो हमारे मतलब लोगों को समझ में आए। तो उन्होंने एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी। तो उसमें अबुल फजल ने इनकी खूब मदद की थी। फिर है व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस, कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे, कौन कौन से सेंट्रल राज्य थे, तो वो थे दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, ये सब मुगलों के अधीन थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन। व्हाट वर द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड द जागीर, तो मनसबदार का और जागीर का क्या कलेक्शन था, तो मनसबदार जो था वो जागीर से कलेक्ट करता था रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्स। फिर रोल ऑफ जमींदार क्या था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जमींदार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो रेवेन्यू पीजेंट से वसूलता था। फिर और इसका बड़ा आंसर भी आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी डिबेट जो थी रिलीजियस स्कॉलर के साथ किया अकबर ने, डिबेट मतलब वार्तालाप। तो डिबेट जो था वो रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ किया। वो सुलहकुल नाम का एक यूनिवर्सल पीस के नाम पर एक जो है धर्म चलाना चाहता था, या लोगों के बीच में धार्मिक मतभेद को ख़त्म करना चाहता था। कौन, अकबर, ठीक। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुग़ल जो थे वो अपने आप को तिमरुद मतलब तैमूर का वंशज क्यों बताना पसंद करते थे, मंगोलों को क्यों नहीं। तो देखिए उनका जो था दोनों से संबंध था, तैमूर से भी था और मुग़ल से भी था। तो जो चंगेज खान था तो वो जो था वो मंगोल था, और उसका नाम जो था कई जगह उसने हत्याएं करवाई थी, मैसेकर करवाया था। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि लोग उनको लूटपाट और हत्या के लिए याद करें। इसलिए वो अपने तैमूरिद जो एंसेस्ट्री थी उसको ज़्यादा जो है वो महत्व देते थे। तो ये ध्यान रखिएगा वो किसको महत्व देते थे, ठीक है ना। फिर क्यों देते थे महत्व तैमूर लोगों को। फिर हाउ इम्पॉर्टेंट वाज इनकम फ्रॉम रेवेन्यू एंड टू स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, तो इनकम कैसे होती थी, तो रेवेन्यू से होती थी, ठीक है। और इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन के आंसर को। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ये लोग जो थे मुग़ल लोग अलग अलग तरह के जो बैकग्राउंड के लोगों को क्यों अपने मनसबदार बनाते थे, तो इसलिए बनाते थे ताकि क्या हो उनके राज्य में कोई लड़ाई ना हो। लो ये कह करके कि सब जो है वह एक ही तरफ के हैं, तो वो तुरानी लोगों को भी ईरानी लोगों को भी जो थे वो मनसबदार बनाया करते थे। तो आई होप कि आपको ये चारों लेसन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ आ गई होंगी।
और डिटेल के लिए आप देख सकते हैं, जो लेसन आपको समझ में नहीं आया उसका डिटेल वीडियो भी है, आप पूरा लेसन पढ़ के देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप पहले ये 4 लेसन का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे भी रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।